हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। तो लास्ट जो वीडियोस थी बेटा उनमें हमने पढ़ा था हाउ द एटम्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा। तो वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुए वो लास्ट वीडियो दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। जो न्यूट्रॉन की खोज से पहले देखिए, ये बात याद रखिएगा बेटा, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो बहुत लेट होती है। 1932 में जाके जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। उससे पहले यही माना जाता था कि किसी एटम्स के अंदर दो ही फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास हैं, वन है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले खोज हुआ था, फिर प्रोटॉन। तो इस बात का बेस बना के सबसे पहले जो है जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था बेटा, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी। उसने पहला मॉडल ऑफ एटम्स दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो एटम्स होता है ना, वो एटम्स हमारे पास क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से मिलके बना हुआ होता है। जो एटम्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है एटम्स के अंदर, टोटल पॉजिटिव चार्ज वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो इसलिए एटम्स क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। एटम्स क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल्स। जो थॉमसन था बच्चों, उस थॉमसन ने क्या कहा, ये बात समझिए कि उसने कहा एटम जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है, और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली हमारे पास जो है न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ गई? तो उसने कहा इस मॉडल को हम लोग जो है थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? वाटरमेलन। व्हाट इज द जो है वाटरमेलन मॉडल्स? तो ये कहता है कि जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए ये जो है एटम्स है बच्चों, एक स्फेरिकल फॉर्म में आपके पास क्या है, एटम्स है। तो इसमें क्या है, जैसे वाटरमेलन होता है ना बच्चों हमारे पास में, उसमें कुछ रेड पार्ट होता है और कुछ सीड्स होते हैं। तो ये कहता है ऐसे इसमें कहीं पे जो है नेगेटिव चार्ज आपके पास मिलेगा इस तरह से, जो सीड्स की फॉर्म में है, और बाकी जो हमारे पास बच गया वो क्या है, ये जो रेड पार्ट्स हमारे पास है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से जो है एटम्स को सबसे पहले जो है एक्सप्लेन किया गया बच्चों कि जो एटम्स है उसकी बनावट या उसके जो मॉडल है वो किस तरह से है। तो उसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया बच्चों, थॉमसन ने। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या था, एटम्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की फॉर्म में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसको आप लोग लाइक वाटरमेलन बोल सकते हैं। जैसे वाटरमेलन में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही एटम्स में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और आपके पास में जैसे उसमें रेड पार्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे ही सेम वे से जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एटम्स में प्रेजेंट होता है। ये किसने माना, थॉमसन ने बच्चों। लेकिन थॉमसन जो है उसमें क्या कमी रही या लिमिटेशंस क्या थी थॉमसन मॉडल की? तो ये थॉमसन मॉडल बच्चों न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो एटम्स हमारे पास होता है उस एटम में न्यूक्लियस क्या है, किस तरह है, किस जगह पे है, उसको ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, जो लाइंस फॉर्मेशन आई बाद में, जब आगे हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हुआ या दूसरे स्पेक्ट्रा हुआ तो उसमें कुछ लाइनिंग ऑब्जर्व हुई। वो लाइनिंग्स क्यों ऑब्जर्व होती हैं एटम्स में, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए बाद में इसको जो है रिजेक्ट किया गया। और 1911 ईस्वी में एक अनदर जो मॉडल ऑफ एटम्स आया, रदरफोर्ड। उसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को समझिएगा बच्चों पहले, वो क्या था बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स था वो क्या था। पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कल मैंने आपको बताया था ना कि रेडियो एक्टिविटी जब हमारे पास होती है तो उसमें से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकलते हैं बच्चों।
तो इसी बात को जो क्या कहता था रदरफोर्ड ने यूज किया था। उसने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया और उस लेड बॉक्स के अंदर क्या किया बच्चों, जो कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। उसके अंदर क्या किया, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो पुट कर दिया, किसमें, एक लेड बॉक्स के अंदर। अब क्या किया उसने, आगे एक स्लिट लगाई और उसके अंदर एक होल रख दिया। इसके अंदर यहाँ पे ये क्या थी, एक स्लिट, और एक बहुत पतली जो है गोल्ड क्वाइल, ये क्या थी, एक बहुत ही पतली गोल्ड क्वाइल जो है वो ली, और उसके अंदर से जो उसने इस अल्फा जो है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले पार्टिकल्स को गुजारा। और क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर एक जो है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। तो बात समझ में, ये क्या थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या होता है, लगभग जो है 100 mm नैनोमीटर आप लोग कह सकते हैं डायामीटर था, जो गोल्ड क्वाइल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज की गई थी। एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, उस सेटअप को देखिए ध्यान से। उसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो है एक लेड बॉक्स लिया, उस लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, और उसके अंदर उसने क्या किया, जो है एक स्लिट ली, उस स्लिट के अंदर एक होल था, और एक हमारे पास क्या थी बच्चों, गोल्ड क्वाइल, और एक जो उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या होगा। एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, ये बात समझ में आई बच्चों। अब क्या ऑब्जर्व हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। अब देखो बेटा, ये अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। तो उसने क्या किया, यहां से जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं उनको पढ़ा हुआ है, जो अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर आए उसको पढ़ा। अब वो अल्फा पार्टिकल इस होल के अंदर से होते हुए इस गोल्ड क्वाइल से गुजरे, तो उसने पाया कि लगभग मोस्टली 99.9% के आसपास, या 90% से ज्यादा कह दीजिए आप लोग, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे बच्चों जो स्ट्रेट पास हो गए, जो क्या हो गए, स्ट्रेटली पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्टिंग। जो भी ये क्वाइल्स थी इसके अंदर से बिना डिफ्लेक्ट हुए 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे थे बच्चों जो सीधे स्ट्रेटली पास हो गए। उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सम एंगल के ऊपर डेविएट हो गए। फ्यू अल्फा पार्टिकल, ए फ्यू जो अल्फा पार्टिकल हैं, वो फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गए बेटा, सम एंगल के ऊपर, जो फ्यू अल्फा पार्टिकल थे बच्चों, वो फ्यू अल्फा पार्टिकल सम एंगल के ऊपर क्या हो गए, डेविएट हो गए, या कुछ एंगल के ऊपर जो क्या हो गए, मुड़ गए। अबाउट टू भी आप कह सकते हैं 0.14% के आसपास ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो सम एंगल के ऊपर हमारे पास क्या हो गए, डेविएट हो गए। भाई बात समझ में आ गई, कुछ एंगल के ऊपर मुड़ गए। उसने ये पाया बच्चों की 8000 जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, 8000 अल्फा पार्टिकल के अंदर से 1 अल्फा पार्टिकल आपके पास क्या था, ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। जो क्या हुआ बच्चों, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। और फोर्थ उसने ऑब्जर्व किया बच्चों कि लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल के अंदर से, 20,000 जो है अल्फा पार्टिकल के अंदर से 1 जो अल्फा पार्टिकल था, वो 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो बिना इस गोल्ड क्वाइल के टकराए, जैसे ये मान लीजिए ध्यानपूर्वक देखेगा बच्चों कि ये गोल्ड क्वाइल से ऐसे आ रहा था, ये इसको इस गोल्ड क्वाइल से टकराने से पहले ही वापस जो है मुड़ गया, वापस क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होगा। मींस 20,000 अल्फा पार्टिकल के अंदर से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के ऊपर
180 डिग्री के ऊपर क्या हो गया बच्चों, रिटर्न हो गया। बात समझ में आई? चार जो है मेन ऑब्जर्वेशंस थी बेटा रदरफोर्ड की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 99.9% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली पास हो गए। दूसरा जो है फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सम एंगल के ऊपर डेविएट हुए। और 7 या 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था बच्चों कि जो मोर देन 90 डिग्री जो है क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है या 20,000 अल्फा पार्टिकल के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो बिना गोल्ड क्वाइल के टकराए वापिस उसी दिशा में वापिस रिटर्न चला गया विदाउट स्ट्राइकिंग द गोल्ड क्वाइल या रिटर्न बैक एट 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? पक्का इतनी स्टोरी समझ में आई? अब उसको सोचना था, उसको एक्सप्लेन करना था इस बात को कि ये हुआ कैसे। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है उस पे 2 चार्ज होता है और 4 उसका जो क्या होता है, मास होता है। मींस अल्फा पार्टिकल एक हीलियम के इक्विवेलेंट होता है। कल ये बात मैंने बताई थी। अब अगर जो इतना हैवी मास पार्टिकल बिना किसी गोल्ड क्वाइल के टकराए, बिना गोल्ड क्वाइल से कोलाइड किया, स्ट्राइक किए, वापिस आ गया, इसका मतलब क्या है? अगर ये गोल्ड क्वाइल इससे बिना टकराए ऐसे वापिस आ गया, रिटर्न बैक टू द 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब उसको वापिस धकेल दिया। कौन धकेल सकता है अल्फा पार्टिकल को वापिस? विच हैव द पॉजिटिव चार्ज मोर देन द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव तो रिपेल कर सकता है ना। तो इसका मतलब विच हैव द पॉजिटिव चार्ज मोर देन जो है अल्फा पार्टिकल। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा हुआ होगा कि यहां पे कोई ऐसा चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड अल्फा पार्टिकल के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। अब उसको यह बात तो समझ में आ गई कि अल्फा पार्टिकल वापस क्यों धकेला गया। अब उसको यह सोचना था बच्चों कि ये जो बाकी 99% के आसपास अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट कैसे पास हो गए। तो अब उसने क्या अनुमान लगाया, क्या हुआ होगा? उसने सोचा कि ये ऐसा हुआ होगा भाई कि अगर ये कोई एक एटम्स था तो उसमें यहां पे उसका सारा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और ये वाला जो हिस्सा था उसका वो सारा का सारा क्या रहा होगा, एम्प्टी। अब जो इलेक्ट्रॉन, जो अल्फा पार्टिकल इस रीजन के अंदर से गुजरे इस तरह से, तो वो तो क्या हो गए बच्चों, स्ट्रेटली पास हो गए, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ होगा जो इसके थोड़ा क्लोज आ गया होगा, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ होगा और वो सम एंगल के ऊपर मुड़ गया होगा। कभी कभार ऐसा भी हो सके है कि कोई एक अल्फा पार्टिकल जो इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया होगा तो वो मोर देन 90 डिग्री मुड़ गया होगा। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो सकता है जो इसके सेंटर के बिल्कुल सेंटर पे आ गया होगा इस तरह से, जिसके केस में इसका रिपल्सन मैक्सिमम हो गया और इसने इसको वापस रिपेल कर दिया। तो यहां से उसको ये बात का आइडिया आया कि जो जे थॉमसन कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर वो हर जगह नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो कोई ना कोई और अल्फा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, या तो उसकी तरफ मुड़ना चाहिए था या उससे दूर हटना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी उसने कहा था रेड पार्ट की तरह कहीं भी हो सकता है। लेकिन 99% जो अल्फा पार्टिकल तो सीधे पास हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या था कि ऐसा तो कुछ था नहीं। ये बात समझ रहे हैं? तो उसने क्या कहा, उसने कहा बच्चों कि भाई जो ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हैं या कोई भी जो एटम्स है बच्चों, उस एटम्स के अंदर एक बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है और जहां पर क्या होता है उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। किसी एटम्स के अंदर एक स्मॉल स्पेस होती है, जिस स्मॉल स्पेस के अंदर उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। जहां उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द जो है क्या स्मॉल पार्ट ही है
in the center of atoms where all the positive charges of the atoms are concentrated। ये बात समझ रहे हैं? बट न्यूक्लियस अब एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी एटम्स का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। समझ में आ गई बात? तो अगर जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां है या नेगेटिव चार्ज कहां है? तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, अगर जब मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, या जैसे प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ रोटेट करते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। बात समझ में आई? उसने क्या कहा कि भाई एटम्स जो होता है उसका सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, या प्लेनेटरी पाथ बोल सकते हैं, प्लेनेटरी पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं? जैसे प्लेनेट सन के राउंड रोटेट करते हैं ऐसे ही आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रोटेट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? ऑब्जर्वेशन क्या थी, और उन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली उसकी एक्सप्लेनेशन क्या आई? तो ये बात आप लोगों को समझ में आई? पक्का? तो अब उसने क्या कहा इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे, या जो मॉडल ऑफ एटम्स दिया वो मॉडल ऑफ एटम्स उसका क्या था? तो वो क्या कहता है? हर एटम्स के अंदर एक स्मॉल या टीनी स्पेस होती है where all the positive charge of the metal is concentrated is known as the nucleus. All the electron rotate around the nucleus in the circular orbit, definite energy circular orbit, ठीक है, such as the planet rotate around the sun. उसने ये भी बताया बच्चों कि जो एटम्स हमारे पास होता है उस एटम्स का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस हमारे पास है उस न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग जो इसका साइज होता है ये क्या होता है? 1 फर्मी। 10⁻15 को क्या बोलते हैं बच्चों? 1 फर्मी। लगभग जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता है? 1 फर्मी के अबाउट आपके पास होता है। बात समझ में आई बेटा? पक्का? आई होप कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, और रदरफोर्ड ने उस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तक क्या होगा बच्चों कि एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है मींस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ये ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड या जे थॉमसन या इसके बाद बोर मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ेंगे, उनके टाइम तक न्यूट्रॉन इज नॉट डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड इन 1932 एंड दिस Rutherford experiment was performed in 1911। ये जो 1911 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, जबकि जो न्यूट्रॉन खोज होता है 1932 में। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट नो अबाउट द जो है न्यूट्रॉन्स इन दैट्स प्रेजेंट टाइम। बात क्लियर होगी बेटा? तो दोनों थॉमसन ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या किया, ये बात क्लियर होगी। क्या क्या क्लियर होना चाहिए? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टेन ने की एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने की जो है अल्फा रे बम्बार्डमेंट आप लोग बोल सकते हैं उससे, और न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की बच्चों अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करके रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज की। बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का ना? तो बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा।